नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम के लिए एक सिलेबस डिस्क्लोज किया है। उस सिलेबस के अंदर 15-16 हाई लेवल कीवर्ड्स हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि उस कीवर्ड की बाउंड्री ऑफ सिलेबस क्या है, उस कीवर्ड के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक आने चाहिए, उस कीवर्ड से पिछले सालों में कैसे सवाल आए और उन सवालों का सोर्सेज क्या था। फाइनली ये सब समझ के अब हमें क्या करना है, उस कीवर्ड के लिए हमें अपना कैसे तैयारी करने है, दिस इज द आइडिया। सो इट्स अ सीरीज ऑफ वीडियोस। आज के वीडियो में विल डिस्कस द कीवर्ड ऑफ जनरल साइंस। सो गाइस शुरू करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद कि एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम के लिए जो अपना जनरल साइंस कीवर्ड है उसमें हमें क्या करना है। ठीक है। सो दिस इज सिलेबस ऑफ एपीएफसी और एपीएफसी में जनरल साइंस का कीवर्ड कहाँ है? सो दिस इज द कीवर्ड ऑफ जनरल साइंस। सिमिलरली अगर हम देखते हैं ईओ एओ के सिलेबस में, द जनरल साइंस कीवर्ड इज गिवन ओवर हियर। ठीक है। अब गाइस इस वाले एनालिसिस को करने से पहले हमारे 4-5 सवाल हैं जो कि हम आंसर करना चाहते हैं। ठीक है। एंड दैट इज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एवरीथिंग। पहली बात, क्या जनरल साइंस को कवर करने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी की बुक काफी है? ओके। दूसरा सवाल, एनसीईआरटी की क्या 10th तक की बुक्स काफी हैं या फिर 10th के बाद या कोई दूसरी बुक भी हमें देखना होगा? तीसरा सवाल, कि एनसीईआरटी में जो साइंस वाली बुक्स हैं सिर्फ वही काफी हैं या कुछ दूसरी बुक्स भी करना होगा? और फाइनली, किस डेप्थ तक हमें इन बुक्स को कवर करना है जनरल साइंस को? ठीक है। सो गाइस, अब इस चीज को समझने के लिए बिकॉज हम कोई ऐसा अननेसेसरी हाई लेवल ज्ञान नहीं देना चाहते, सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि हम पिछले सालों के सवाल देख लेते हैं। ठीक है। अब पिछले सालों में हमारे पास ईपीएफओ का 17 का पेपर है, ईपीएफओ का 21 का पेपर है, एपीएफसी का 16 का है। एपीएफसी के 12 2002-4 के लिए दे आर नो मोर रेलेवेंट। यूपीएससी की दुनिया बदल चुकी है। पर जो 2-3 पेपर हैं, ईपीएफओ 17 21 एपीएफसी 16, वो तो हम जरूर एक बार देख ही सकते हैं। सो इस वाले एनालिसिस जो करने के लिए हमने ये 3 पेपर तो हम लोगों ने देखे ही, उसके अलावा यूपीएससी के जो बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं जिनके अंदर जनरल साइंस एज अ कीवर्ड है, उनके भी हमने सारे पेपर का एक एक सवाल हम लोगों ने करके देखा और उसका सोर्स भी ढूंढा कि ये सवाल कहां से बना। फॉर एग्जाम्पल एडमिन ऑफिसर का पेपर करती है यूपीएससी, उसमें भी जनरल साइंस आता है। अभी ईएसआईसी डीडी का पेपर हुआ था 2022 में 17 जुलाई को, उसमें भी जनरल साइंस एक कीवर्ड सिलेबस में था। ठीक है। तो इन सारे पेपर का एंड हमारी टीम ने काफी उस पर मेहनत किया है। सो अप्रोक्सीमेटली 120 125 के करीब करीब सवाल बने सारे एक एक करके। हमने हर एक सवाल को ढूंढा कि उसका सोर्स कहाँ है। अब मैं उसका एक हाई लेवल आपको शेयर कर देता हूं कि क्या हमें इस एनालिसिस के बाद हमें समझ में आया। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल है जो कि ईपीएफओ में 2017 में आया। ठीक है। चिकनगुनिया के ऊपर ये वाला सवाल कहां से था? ये 12th की बायोलॉजी में था, चैप्टर 8 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और 10th तक की एनसीईआरटी में ये नहीं था। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन ऑन डाईमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें कौन सा डाईमैग्नेटिक मटेरियल है एट एसटीपी। सो अगेन क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये वाला हमें सवाल मिला। सो गाइस, अगर हम क्लास 12th या 11th लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 10th तक वो नहीं था। अगर वो सवाल 10th में भी था 12th में भी था, हमने उसको 10th लिखा, 12th नहीं लिखा है। सो आवर आइडिया वाज टू फाइंड आउट द डिफिकल्टी लेवल कि कहां तक हमें एनसीईआरटी का में जाना है। ठीक है। आगे भी दिखा देता हूं मैं एक दो क्वेश्चन जो ये 11th की बायोलॉजी से आया, फिर ये वाला सवाल आया 12th की बायोलॉजी से। सो तो 2017 का जो पेपर हुआ ईपीएफओ का, उसमें कुल मिला के 10 सवाल थे जनरल साइंस के। इस 10 में से 4 सवाल ऐसे थे जो कि 11th और 12th के थे, और बाकी 6 सवाल 10th तक की लेवल की एनसीईआरटी में आए। सो ये हुआ ईपीएफओ के 17 वाले एग्जाम में। सिमिलरली हमने बाकी एग्जाम भी देखे, जैसे एपीएफसी का एग्जाम था, इसमें क्वेश्चन आया साइनोसोडियल ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। इसका 10th तक नाम भी नहीं है कि साइनोसोडियल वेव कहाँ होती है। ये क्लास 11th की फिजिक्स में 14 चैप्टर में ओसिलेशंस के अंदर दिया हुआ है। सिमिलरली एक दूसरा था कि जो 12th की बायोलॉजी वाला एपीएफसी 16 की बात है,
तो इस तरह एपीएफसी का भी हमने एक एक सवाल किया। फिर देन हम ईपीएफओ के 2021 के पेपर पे आए, फिर एक एक करके सवाल हमने ढूंढना शुरू किया कि ये वाला सवाल आया था 21 के एपीएफओ में कि जो 10वीं की साइंस की बुक में है। एंड गाइस टॉपिक्स कुछ रिपीट भी हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जिक्र पहली बार क्लास 8th में होता है, ठीक है। लेकिन क्लास 8th में जब आप इसको देखते हो तो उसमें ओवरीज और ओविडक्ट की बात होती है, उसमें सर्विक्स का नाम नहीं होता है। फिर क्लास 10th में दोबारा से इसको अच्छे से समझाया कि सर्विक्स भी है, और इस तरह तुम इस सवाल को आंसर कर लेते अगर तुमने क्लास 10th का साइंस का बुक पढ़ा होता है, विच इज गिवन इन चैप्टर 8 पेज 137। इस तरह एक एक करके जितने भी सवाल थे हमने उनको ढूंढा कि कौन सा 10th में है, कौन सा 11th में है, कौन सा 12th में है, कौन सा 10th तक है, ठीक है। तो जैसे 12th का फिजिक्स का सवाल था ये, ठीक है। उसके बाद ये 10th का था, फिर ये 12th की फिजिक्स का पार्ट 1 था अबाउट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक वर्ड 10th तक तो है नहीं, 12th में पहली बार ये आया, फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 71। आप एक एक करके इसको स्लो करके देख भी सकते हो। सो कुल मिला के जो ईओ एओ का पेपर हुआ उसमें 10 में से 3 सवाल थे जो 11-12 लेवल के थे, 7 सवाल उसके 10th तक की एनसीईआरटी के ही थे, ठीक है। फिर गाइज अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ, अगेन हम ये बात बार बार बोलते रहते हैं कि जब तुम कीवर्ड देखते हो ना, बिकॉज यूपीएससी इज आल्सो चेंजिंग, इट इज मोर रेलेवेंट की जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, इवन मे बी फॉर अ डिफरेंट, शायद ईपीएफओ का पेपर तुम ओके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रादर देन कि तुम एपीएफसी का 2016 का पेपर देखो और उससे समझो कि जनरल साइंस में क्या हुआ, इट इज अ बेटर आइडिया कि रिसेंटली वाले कुछ एग्जाम देखो जिसमें जनरल साइंस कीवर्ड था और वहां यूपीएससी क्या कर रहा है। जैसे ईएसआईसी का पेपर हुआ अभी 2022 में 17 जुलाई को, और ये 10 के 10 वालों का हमने सोर्स आपको ढूंढ के दिया है कि ये कहां से आया। 11th की फिजिक्स में पार्ट 1 चैप्टर 10 पेज 254, 10th की साइंस चैप्टर 11 193, और एक एक करके ये हमने सारा। अच्छा अब एक और चीज है, जो 11th-12th की जो बुक्स हैं उनमें हमें लगता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला ही देखना, क्योंकि साइंस के अंदर तो यही आता, पर नहीं, 11th में एक बायोटेक की बुक भी होती है। सो इससे भी सवाल आए हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से नहीं। 11th ये वाला सवाल 11th-12th की बायोटेक वाली बुक से है, जो ईएसआईसीडीडी में सवाल आया है, ठीक है। अनदर वन 11th, अनदर वन फिर ये 7th क्लास में था ये वाला सवाल, तो 7th क्लास की बुक में, और एक एक करके हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसको बाद में देख सकते हो। तो मोटा मोटा ईएसआईसीडीडी में 10 सवाल आए, और उन 10 सवालों में क्या हुआ कि 3 सवाल ऐसे थे जो कि 11th-12th के थे, बाकी सब 10th तक की बुक के थे। बाकी भी देख सकते हैं, एडमिन ऑफिसर का जीएसआई का पेपर हुआ, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब गाइस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसका जिक्र 9th में हो गया है, लेकिन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ये बात आगे जाके आती है क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के अंदर जाके। सो अगेन दिस इज अनदर वन। सो अप्रोक्सीमेटली 120 सवाल मैंने हमने एक एक करके किए हैं। इन 120 सवालों का एनालिसिस क्या है, लेट्स कम टू दैट नाउ, ठीक है। सो गाइस एनालिसिस ये है कि जितने भी सवाल आ रहे हैं मोटा मोटा, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 60% सवाल आ जा रहे हैं क्लास 10th तक की एनसीईआरटी की बुक से, ओके। और जो रिमेनिंग 40% है वो आ रहा है 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। और 11th-12th की जब मैं एनसीईआरटी की बुक की बात करता हूं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात नहीं है, एक बायोटेक की बुक भी है, उससे भी सवाल आते हैं। और जो सवाल में बायोटेक की बुक से हमने ढूंढा है, ऐसा नहीं है कि वो बाकी बुक में था और वहां भी रिपीट हो गया, नहीं, वो सिर्फ बायोटेक की बुक में ही था। हमने कुछ दिखा भी दिया, आप खुद भी थोड़ा होमवर्क कर लेना, इन सवालों को ढूंढने की कोशिश करना। अगर हमारे एनालिसिस से डिसएग्री करते हो नीचे कमेंट्स में लिख देना, विल बी हैप्पी टू मेक करेक्शंस, ठीक है। ओके वंस अगेन 60% 10th की एनसीईआरटी से, और रिमेनिंग 40% 11th और 12th की एनसीईआरटी से हमारे सवाल आए। सो दिस इज द टोटल एनालिसिस की पिछले 7-8 साल में यूपीएससी ने जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम किए हैं तो उससे आया। अब गए सवाल ये बनता है कि हमने तो बोल दिया आपको 11th-12th से आ रहे हैं, अब आप लोग 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ना नहीं शुरू कर दोगे, राइट। दिस इज लाइक अब मैं आईआईटी या पीएमटी की तैयारी करना मैंने शुरू कर दिया है, करेक्ट। ऑब्वियसली इतना संभव नहीं है। अब उसको कैसे हैंडल करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो चार चीजों का आपको ध्यान रखना जनरल साइंस का पूरा बाउंड्री बनाते हुए। नंबर 1 कि क्लास की 6th से 10th तक की बुक है ना, उसमें आपको एनसीईआरटी में हर एक चीज कवर करनी है।
अब हर एक चीज का मतलब क्या है कि कई बार तुम शायद बुक्स में अपना कुछ कुछ टेक्स्ट पढ़ते चले जाओगे, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं करना है, अगर वहां कोई डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उस डायग्राम को भी देखना है, उसके नीचे जो नाम है, जो मतलब चीजें हैं, अगर उसमें कोई टेबल बनाई है तो वो टेबल भी देखना है। जैसे कि अभी मैंने एक सवाल बताया, डायमैग्नेटिक मटेरियल एट एसटीपी, वो एक टेबल में दिया हुआ था, टेक्स्ट में नहीं था। सो 6 से 10 तक की सारी साइंस की बुक का टेक्स्ट डायग्राम टेबल, हर एक लाइन पहले से आखिरी तक आपको घोट के पी जाना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि क्लास जो 11th और 12th का जो बुक्स हैं, 11th और 12th की जो बुक्स हैं, 11th और 12th की जो बुक्स हैं, उससे भी आपको सिलेक्टिव उससे भी आपको सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सवाल वहां से भी आ रहे हैं, और एक दो नहीं आ रहे हैं, 40% सवाल 11th-12th की एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा समझा देता हूं कि कैसे करोगे, फिर कैसे उसको ढूंढोगे। ऑफ कोर्स एक ऑप्शन ये भी है कि आप ह्यूमन पैराडाइस के साथ आ जाओ। हम लोगों ने ओवर द ईयर्स काफी रिसर्च करके अपना हर चीज हमने मतलब बनाया है, बट खुद से करना चाहते हो, आई टेल यू कि अप्रोच क्या है, ठीक है। एक मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तुम्हें करना क्या है कि जब 6 से 10 तक की तुम अपना एनसीईआरटी करोगे, उसमें कोई भी कीवर्ड है अगर वो 11th-12th में भी रिपीट होता है, और उस रिपीटिशन के साथ अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, तो वो आपको याद करनी है। जैसे कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया एक सवाल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 तक आ जाएगा, फिर उसके बाद में 12th की बुक में फिर दोबारा डिस्कशन है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के आसपास, क्योंकि उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा डिस्कशन है, तो उस वाले सेक्शन को तुम्हें वहां से करना है। अनदर एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल क्लास 9th की बुक में भी आ जाएगी, 9th या 10th मुझे नहीं मालूम, एक बार चेक कर लेना, फिर 11th-12th में फिर आएगी, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल फिर मुझे 11th-12th की बुक से करनी है। फिर उसके जो एप्लीकेशन बेस वाला, एप्लीकेशन मतलब अगर कोई केमिकल फॉर्मूला है, और जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब उसे उस केमिकल से क्या बनता है, ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड भी चीजें आपको 11th-12th के बुक से ढूंढ ढूंढ के आपको करनी होंगी। सो इस तरह 11th-12th की बुक से सिलेक्टिवली उन चीजों को कवर करना है जिनका 10th तक की बुक में कभी रेफरेंस था, जिनका कभी 10th तक की बुक में मेंशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड थिंग कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक तो जो है सो हैं, उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें करना है। एक क्लास 6th में बुक है द अर्थ, द अर्थ, ये आपको इंक्लूड करनी है अपने उसमें। क्लास 7th में एक बुक है अवर एनवायरमेंट, ये आपको इंक्लूड करनी है। और क्लास 11th में एक बुक है बायोटेक्नोलॉजी। सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो करना ही है, उसके अलावा ये 3 बुक भी आपको अपने कंटेंट में इंक्लूड करनी है, ठीक है। फाइनली फोर्थ पॉइंट, सो दिस इज जनरल साइंस, इसको सिविल सर्विसेज वाले साइंस एंड टेक से कंफ्यूज मत करना। ये जनरल साइंस है, ये सिविल सर्विसेज वाला साइंस और टेक नहीं है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट कि जनरल साइंस का कहां से सवाल बनता है, कितना सवाल बनता है, उसके लिए आपको क्या करना है, और उससे कैसे आपको अप्रोच करना है। लेट मी टेक यू थ्रू हाउ यू गाइज विल कवर द एंटायर सिलेबस with human peritus over next 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं, इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है। सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं, इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड। सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर दिस सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स। ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे? कोरियर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यू विल फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली यू विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास, ठीक है।
नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो, बोथ आर इक्वली गुड। ठीक है, अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट? ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है। या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो। बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना दो फायदे होंगे। नंबर वन, कि थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू। अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू, स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है। सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा। नंबर वन, कि कुछ बातें जो टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो। ठीक है। नंबर टू, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू। नंबर थ्री, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। ठीक है। सो गाइस, अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से, और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से, और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए। बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया है। मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं, सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चन है। ठीक है। अब गाइज, ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे, वो सारे इसमें कवर होंगे। किसी भी एग्जाम में, बाय द वे, सिर्फ एपीएफसी और ईओएओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है उसके सारे सवाल इसमें होंगे। हाँ, जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहां आया तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसका हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है, नहीं है तो उसका हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं, इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइस अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं। ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं, कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और मैं पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं। सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज, एक बार अब मैंने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का सब टॉपिक था उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने उसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द
सिलेबस, ठीक है। एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग। और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य ये है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं, सीखा पहले चुके हो। मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, go through these 3 components, there you will get the more value than writing the mock test, ठीक है। So guys, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1, प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला PYQ कुछ भी नहीं छूना है, नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तब भी आपको इसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जाम में सवाल आएंगे, हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं, डोंट वरी, अब डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आपको करंट अफेयर इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Paetus, go to this link, APFC and EO exam, ठीक है। एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs, कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है, आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द क्लासेस विच आर गिवन ओवर हेयर। लुक एट दिस सेक्शन, असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस। सो इसमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से 1-2 क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर liking it or not, ठीक है। So once you have done that and if you feel you are confident with us, आपको वेबसाइट से जाना है and you can pay online and you can enroll with us, ठीक है। If you have any doubt, you want to discuss anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.